बांग्लादेश की जो सेना है कहीं ना कहीं वो नपुंसक है। आज हिंदुओं के वहाँ पर मंदिर जलाए जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, वहाँ रेप हो रहे हैं, वहाँ हमारे जो हिंदू नेता हैं उनको मारा जा रहा है, जो बैट्समैन क्रिकेटर हैं उनको मारा जा रहा है। मतलब वहाँ पर टारगेट किलिंग्स जिस तरह कश्मीर में होती थी वही टारगेट किलिंग्स वहाँ पर हो रही हैं। ये हमने कहीं जिम्मा नहीं लिया है कि हम उन देश विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को जो धर्म के आधार पर काम करते हैं, उन रोहिंग्याओं को हमने शरण देनी है। देखिए, एकम सनातन भारत दल की बात करें और एडवोकेट अंकुर शर्मा जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बात करें तो वो पिछले 10 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड की स्थिति ये है कि आज देश में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जमीन किनके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। रेलवे और डिफेंस के पास तीसरी सबसे अधिक जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका उपयोग भारत सरकार किसी भी तरह नहीं कर सकती है, ना कर रही है। देश भर की और दुनिया की नज़रें इस समय बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर जो है वो गड़ी हुई हैं और आखिरकार सवाल भारत पूछ रहा है कि आखिरकार किस तरह से जो है वो कब बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें वहां से वापस इंडिया जो है वो लाया जाएगा। इसी के बीच मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है अजय सैनी जी एकम सनातन भारत दल से जुड़े हैं और इनसे खास बातचीत करने की कोशिश है। सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कीमती समय देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जानते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में जो आज उत्पाद मचा है, जहां से उनकी जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। एक चीज़ आपने देखी होगी, कहीं भी कोई भी आपदा आ जाती है तो हर किसी को शरण भारत अपना दिल बड़ा करके देता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई और जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने वहाँ पर ये उपद्रव मचाया था कि वहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसे कैंसिल किया जाए। हालांकि आपको बताऊँगा 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उस वक्त लड़के वहाँ पर जो आज़ादी पाई थी उनके परिवारों को ये रिजर्वेशन दी जा रही थी, जिसका क्राइटेरिया बहुत अप्रॉक्सीमेटली 30% के करीब था, जिसमें वहाँ के युवाओं ने प्रदर्शन किया कि लोगों की योग्यताओं को देखते हुए उनको रिजर्वेशन दी जाए। और उसके बाद जाके सरकार उनके जो जेन्युइन इशू था उस पर झुकी और सरकार ने रिजर्वेशन 30 से लेकर 4% कर दी। वहाँ पर ये जो मसला है सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी मांगों को मान लिया गया और वहाँ पर ये मुद्दा ख़त्म नहीं होता, जिससे चीज़ें साफ सिद्ध होती हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारी बाहरी ताकतें थी जो चाहती थी कि बांग्लादेश में उथल पुथल हो। आप जानते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके जो संबंध है राजनीतिक तरीके से या आर्थिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं निर्भर हैं भारत से, और भारत पर बहुत बड़ा एक भरोसा है और भारत से लेन देन का उनका बहुत पुराना एक रिश्ता चलते आ रहा है। तो उन संबंधों को देखते हुए भी भारत से किस तरह के संबंध हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई। और जिस तरह जो पिछले 17 साल से जो वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री थी जिया जी, उनको आप जानते हैं कि अभी बाहर कर दिया गया और वो कट्टर जो जमाते इस्लामी की समर्थक हैं। और आपने देखा वहाँ पर किस तरह से जमाते इस्लामी अब एक्टिव हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदुओं के वहाँ पर मंदिर जलाए जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, वहाँ रेप हो रहे हैं, वहाँ हमारे जो हिंदू नेता हैं उनको मारा जा रहा है, जो बैट्समैन क्रिकेटर हैं उनको मारा जा रहा है। मतलब वहाँ पर टारगेट किलिंग्स जिस तरह कश्मीर में होती थी वही टारगेट किलिंग्स वहाँ पर हो रही हैं। तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं जो वहाँ से चीख पुकारें सुनाई दे रही हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो लगातार आपने कहा टारगेट किलिंग की, मैं अगर बात करूँ तो सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं जहाँ पर लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों में जो है वो नजर आ रहे हैं, बाहर शरेआम जो है वो दंगाई घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इन हालातों पे किस तरह से बांग्लादेश में काबू पाया जाएगा? और जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, हिंदूज़ की बात करूँ या अन्य कम्युनिटी के हैं, उन्हें किस तरह से भारत लाने को मोदी सरकार किस तरह से जो है उन्हें यहाँ पहुँचा पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, माइनॉरिटीज़ की बात की, जो माइनॉरिटीज़ हमारे यहाँ भारत में हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कभी भी किसी भी मसले को लेकर कभी तनाव पैदा हो जाता है, यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, मगर माइनॉरिटीज़ को कभी भी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। और सबसे पहले हमारी जो आर्मी है, जो हमारी सेना है, वो सबसे आगे खड़ी रहती है कि माइनॉरिटीज़ को कोई छू ना पाए। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा सेफ हैं। यहाँ पर समय समय पर आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी अनसेफ फील करती हैं पर माइनॉरिटीज़ सेफ हैं। मगर अब उसके विपरीत अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो मैं एक शब्द में कहूँगा, बांग्लादेश की जो सेना है कहीं ना कहीं वो नपुंसक है। बांग्लादेश की सेना एक तरफी है, जो वहाँ पर जो धर्म के आधार पर वो वहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि अगर वहाँ पर धर्म के आधार पर काम नहीं किया जाता तो उनकी प्रायोरिटी है कि वहाँ पर हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें बचाया जाए। आज हमारे बच्चे, जो आप जिन वीडियोज़ की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो
10 सेकंड से आप ऊपर वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम लोग वो हैं जो लोगों को बचाना सिखाया, जो लोगों को शरण देते आए हैं। हमने कभी किसी निहत्थे पे या किसी मिनॉरिटीज़ पे हाथ नहीं उठाया, इसीलिए हम वो वीडियोस देख नहीं पा रहे हैं। और वहाँ की सेना वहाँ पर साथ होकर समर्थन दे रही है, जो वहाँ पे अंतरिम सरकार बनी है वो कह रही है कि शांति वहाँ पर करी जाए, मगर अभी तक उनके मुंह से एक भी लफ्ज़ जो है हमारी मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं निकला कि किस तरह हमारे मंदिरों को वहाँ ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरह वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को वहाँ पे रोंदा जा रहा है। अभी तक एक शब्द नहीं वहाँ से निकल कर आ रहा है। और भारत की बात करें तो भारत की आप जानते हैं कि भारत ने हमेशा मिनॉरिटीज़ को सेव किया है, और हम प्रधानमंत्री से तभी उसी संदर्भ में हम उनसे अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना नेटवर्क इस्तेमाल कीजिए। आपके पास एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसका नाम CAA है। आप उसके माध्यम से हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या हमारे सराउंडिंग जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, जो CA बना ही इसलिए है, उसके माध्यम से जल्द हमारे वहाँ हिंदू जो मिनॉरिटीज़ में है या सिख मिनॉरिटीज़ में है, जिन पर भी वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो हमारे वहाँ पर क्रिश्चियन मिनॉरिटीज़ में है, उन सबको आप हमारे देश में बुलाइए। हमने कहीं जिम्मा नहीं लिया है कि हम उन देश विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को, जो धर्म के आधार पर काम करते हैं, उन रोहिंग्याओं को हमने शरण देनी है। भारत ने उन रोहिंग्याओं को शरण दे दी है। आज देश में हर एक राज्य में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसा हुआ है। तो जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो हमारे हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो हमारे सिख सनातनी हैं, हम उनको क्यों ना शरण दें जो हमारे अपने हैं। और जो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हमने उन्हें शरण दिया। ये एक भारत सरकार पर जो कांग्रेस ने ये काम किए, मगर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारी भाजपा सरकार पर भी कि उन्होंने इस पर क्या संज्ञान लिया, उन्होंने इस पर क्या ऐसे कड़े कदम उठाए कि यहां से रोहिंग्याओं को भगाया जाए। हमारे वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है वहां पर, और यहां पर हमने उन लोगों को यहां पर मेहमान बना के बिठाया है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त अपना रूप दिखाना चाहिए, जो उनका प्रेम भारत के लिए है और जो उनका अड़ियल रवैया अपने भारत के लिए जो पहले होता था वो दिखाना चाहिए। इनको यहां से डिपोर्ट कर देना चाहिए और वहां CA के माध्यम से हमारे जितने भी हिंदू वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, उन्हें वापस वहां रहेगा। एक और अगर सांसद की बात करें तो वक़्फ़ को लेकर जो है संशोधन आ रहा है, बहसबाजी जो है वो फिर से होने वाली है। आप किस तरह से, एकम सनातन भारत दल किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, एकम सनातन भारत दल की बात करें और एडवोकेट अंकुश शर्मा जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, तो वो पिछले 10 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड यहाँ पर हमारी जो राइट टू फ्रीडम है उसे खत्म करता है, राइट टू इक्वलिटी है उसे खत्म करता है। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, आप सिख की बात कीजिए, आप क्रिश्चियंस की बात कीजिए, आप हिंदुओं की बात कीजिए, इनके लिए कोई बोर्ड नहीं है। और वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है, और जिसमें उनका कार्य क्या है कि सिर्फ अपनी कौम को सशक्त करना। उसका कंट्रीब्यूशन देश की डेवलपमेंट में नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कहीं नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन जिस तरह आप देखते हैं केरल में एक प्राकृतिक आपदा वहां पर आ पड़ी है, उस पर उन चीज़ों को मैनेज करने में या पैसा खर्च करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड की स्थिति ये है कि आज देश में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक ज़मीन किनके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। रेलवे और डिफेंस के पास तीसरी सबसे अधिक ज़मीन इस वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका उपयोग भारत सरकार किसी भी तरह नहीं कर सकती है, ना कर रही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि असंवैधानिक है, इस तरह के असंवैधानिक कानूनों को हम यहां पर एग्जिस्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए जो भाजपा ने इस वक्त ये बिल लाने की बात कही है कि संसद में बिल लाया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, जो उसकी शक्तियां उसमें कटौती की जाएगी, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि ये होना ज़रूरी है और यही कई वर्षों पहले होना चाहिए था। अगर आपको वक्फ बोर्ड की बात करूं तो 1954 में वक्फ एक्ट बना, और उसके बाद जब 1995 और 2013 की बात करूं तो नरसिंह सरकार थी, VP नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस UPA की सरकार थी। इन सरकारों में 2013 में जिस वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 50,000 करीब के पास संपत्तियां थी, उनकी 1995 में ये कम से कम 3 लाख के करीब। और अगर आज की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास 8,70,000 के करीब संपत्तियां हैं, जो उनकी अपनी संपत्तियां, चल और अचल संपत्तियां हैं। तो उन पर वो बैठा हुआ है, वो अपने तरह से उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और इनको जो शक्तियां दी हैं वो किसने दी है? कांग्रेस ने 2013 में संशोधन लाया, इसमें अमेंडमेंट किए, उसमें इन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड
में वो पावर दी गई, वो संशोधन लाया गया कि वक्फ बोर्ड अगर कह देता है कि वो सामने मंदिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो मंदिर हो, वो चर्च वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, तो उनका हो गया। केरला में जहां पर एक गांव की जो रेशो है, परसेंटेज है हिंदुओं की, वो 95% है, वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि वो उसका है। वक्फ बोर्ड ने यहां तक मंदिरों पर क्लेम कर दिया कि वो उनके हैं, और आप छुड़ा नहीं सकते। आप ना जा सकते हैं पुलिस में, ना आप जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, ना आप जुडिशरी। अगर आपके घर की कोई जमीन लूट रहा है वक्फ बोर्ड, तो आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा कि ये मेरे कागज हैं, तो आप मेरी जमीन वापस दीजिए। तो आप सोचिए, जो एक पूरी सोच समझ मानसिकता ये है कि आपकी जमीनें छीन रही हैं, तो वो आपको क्या जमीन वापस देगा? तो ये असंवैधानिक कानून है, इसमें हम भाजपा का समर्थन करते हैं। मगर कहीं ना कहीं आज जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए या टीएमसी की बात कर लीजिए, इनके तरफ से बयान आ रहे हैं कि भाजपा आज यहां पर क्या कर रही है? अपीजमेंट कर रही है। भाजपा अपीजमेंट कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब भाजपा अपीजमेंट कर रही थी, जब यहां पर हज की सब्सिडी देती जाती थी, जब यहां पर उनको आईएएस की कोचिंग, आईपीएस की कोचिंग फ्री दी जा रही थी, जब यहां लेबर स्किल्स में एक विशेष समुदाय को डाला जा रहा था, जब सभी तरह की योजनाएं, उनके शादी हो, ब्याह हो, इस तरह की योजनाओं में उनकी जो संख्या थी, परसेंटेज थी, वो 10 से सीधे 90% कर दी गई, सारे फायदे एक विशेष समुदाय को दिए जा रहे थे, तब कोई नहीं बोला कि यहां अपीजमेंट की पॉलिसी हो रही है। क्योंकि यहां पर फायदा आज सभी धर्मों को होगा, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, सबको फायदा होगा इस संशोधन आने से, तब जाके इनको अपीजमेंट दिख रही है। मगर जब भाजपा मुसलमानों को अपीज कर रही थी, तब कोई नहीं बोला अपीज हो रही थी। तो देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां कितनी समझदार हैं। जहां पर हिंदू हितों की बात होगी, सनातन हितों की बात होगी, वहां पर ये कहेंगे कि भाजपा अपीजमेंट कर रही है। पर जब भाजपा पिछले 9-10 वर्षों से मुसलमानों को यहां पर सशक्त कर रही थी, मजबूत कर रही थी, तब कोई नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातनियों को, हमारे सिखों को, भाइयों को समझना होगा कि यहां पर जब हमारे लिए कोई ऐसी बात होगी जिसमें हम लोगों को कोई फायदा होगा, वो भी फायदा संवैधानिक, हमारा कोई पर्सनल फायदा नहीं, वहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड हो जाती हैं और हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें अपने लिए भी खड़ा होना होगा और हमारी फिर से अपील रहेगी भाजपा से कि यहां पर सिर्फ संशोधन नहीं चाहिए। आप कह देंगे कि आप संशोधन कर देंगे, वक्फ बोर्ड में उनकी शक्तियां छीन लेंगे थोड़ी बहुत, तो वो चलेगा नहीं। आप वक्फ बोर्ड को ध्वस्त कीजिए, ये असंवैधानिक है। आप वक्फ बोर्ड को ध्वस्त करके उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सभी देश की डेवलपमेंट में लाइए, वो सभी आप हॉस्पिटल बनाइए, फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं ना, वो बनाइए। आप यहाँ आश्रम बनाइए, आप यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ एजुकेशन दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलिए, कॉलेज खोलिए। आप कह रहा हूँ कि जो आज हमारी इंडिया, जिसको डेवलपिंग कंट्री में कहा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री में आए, तो अगर वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीन हमें मिल जाती है, सारी संपत्ति मिल जाती है, तो उसे हम देश के लिए लगाएंगे। मुझे लगता है इसमें किसी भी धर्म के या किसी भी पंथ के या किसी भी मज़हब के शख्स को, व्यक्ति को, कोई भी इसमें, उसकी तरफ से कोई भी इसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में लग रहा है। देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, तो हम सभी मजबूत होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि वक्फ बोर्ड को ध्वस्त करके उनकी सभी प्रॉपर्टीज को देश के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि देखते हैं, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है वो देसानी जी से, और वक्फ को लेकर जिस तरह से भाजपा संशोधन लाने वाली है, और उसके साथ अगर बात करें तो लगातार बांग्लादेश के हालातों को लेकर हर कोई जो है वो चिंताजनक है, और लगातार जो है वो मिनॉरिटीज़ को डिपोर्ट करने की बात जो है वो की जा रही है कि मिनॉरिटीज़ को जो है वो इंडिया लाया जाए। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो के साथ साथ शेयर कीजिएगा, और पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।